हमारा संसद सत्र चल रहा है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का संसद सत्र चल रहा है और मोदी जी कुछ ज़्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं इसमें, और उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिर उनकी पुनर्स्थापना हो पाएगी नहीं हो पाएगी। जो उन्होंने खुद नियम कानून बना रखे थे कि 75 साल के बाद कोई व्यक्ति अपना सब नई राजनेता मार्गदर्शक मंडल चले जाएंगे, और उसके बाद उनके साथ साथ जो अमित शाह के लिए स्थिति परिस्थिति बन रही है कि वो कहीं से भी उनके उत्तराधिकारी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये घमासान मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और पूरे देश में भी, भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी। अभी कल यहाँ पर वक्फ बिल पेश होने वाला है। वक्फ बिल पिछले साल भी पेश हुआ था, उसको जेपीसी को भेज दिया गया था और जेपीसी में जाने का मतलब ये माना जा रहा था कि उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे, लेकिन अपना जेपीसी में सारे सदस्यों के और प्रस्तावों को ये धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने ही कुछ प्रस्तावों के साथ उसको वहां से अपना जबरदस्ती पास करा करके और उसको भेज दी। और ये बात हो रही है कि कल मतलब 2 तारीख को उसको सदन में पेश किया जाएगा, लेकिन उसके पहले ही तमाम तरीके की अटकलें लग रही हैं। ये नीतीश कुमार आज संभवतः अपना समर्थन उन्होंने खुद कह दिया कि हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। नायडू भी कर रहे हैं, जयंत चौधरी भी कर रहे हैं, तो तमाम अंदर से उनके सहयोगी दल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी कुछ आवाजें उठ रही हैं। लेकिन मोदी की दिक्कत यह है कि वो आरएसएस को उन्हें किसी भी हालत में खुश करना है, और फल परिणाम यही हुआ है कि आरएसएस से भी जो इनके प्रति विरोध के प्रस्ताव निकल के आ रहे हैं सामने, उसको शायद इन्होंने उसको मेकओवर करने के लिए कल अपने कार्यकाल में पहली बार वहां कल वो संघ कार्यालय गए। संघ कार्यालय में आज तक कोई प्रधानमंत्री जाता नहीं था। ठीक है, उनसे वो उनकी मातृ संस्था है, वो उनके वैचारिक गुरु है, वहां से धाराएं लेते रहते हैं, लेकिन वहां कोई जाने का काम नहीं किया था। लेकिन कल मोदी जी ने वह धारा भी तोड़ दी और वहां पर संघ में गए और वहां नतमस्तक हुए। अब वहां क्या बातें हुई, कैसे बातें हुई, लेकिन वहां से इन्हें कोई बहुत एश्योर बनकर के वहां नहीं आए और उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई पड़ रहा होगा। जितना तनाव अमेरिका में नहीं था ट्रंप से मिलने के बाद भी, उससे ज्यादा तनाव उनके चेहरे पर आज नजर आ रहा है वो संघ कार्यालय से वापस लौटने पर। आज हम इसी पर हम उसको अपना चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या कारण थे कि मोदी जी को संघ के शरण में जाना पड़ा। इसका आगे आने वाले दिनों में अपने पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो सर्वविदित है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मातृ संस्था है। ये 80 देशों में काम करती है। इसकी छोटी मोटी 50 ये प्रमुख शाखाएं हैं और करीब 200 शाखाएं इसकी ये क्षेत्रीय महत्व की शाखाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक इकाई है, राजनीतिक संगठन है। उसके बावजूद वहां इनको जाकर के घुटना टेकने की और उसको बात करने की क्या आवश्यकता पड़ गई और इसका क्या असर पड़ेगा, हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ आइए हम अपने वरिष्ठ पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ वरिष्ठ इतिहासकार, लेखक प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं। आपका स्वागत है राम पुनियानी जी। हमारे साथ बहुजन संघर्ष पत्रिका के संपादक और ये नागपुर से नागेश चौधरी जी हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं जस्टिस न्यूज के संपादक अरुण खोटे जी। आपका भी स्वागत है खोटे जी। हमारे साथ गणेश बाकुड़कर जी हैं। आप भी आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, अपने नागपुर से आते हैं, लोक जागर अभियान के आप संस्थापक हैं। आपका स्वागत है। तो हम चलेंगे शुरुआती दौर में प्रोफेसर राम पुनियानी जी के पास। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, आरएसएस उनकी मातृ संस्था है, ये तो स्पष्ट है। तो वहां आखिर इतने दिनों तक जो आदमी वहां नहीं गया, उसको कल एकाएक वहां जाकर के घुटने टेकने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप इसका क्या आपकी टिप्पणी? देखिए, ये जो मोदी जी कल नागपुर गए उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर करीब 4 घंटे बिताए। वहाँ हेडगेवार स्मृति, बाद में गोलवलकर स्मृति, फिर गोलवलकर जी के नाम पर जो आई हॉस्पिटल खोला जा रहा है वहाँ गए, और आखिर में फिर वो एक सिंबॉलिक तौर पे अंबेडकर की दीक्षा भूमि पर भी गए। अब इसका अगर हम सिलसिला देखना चाहें तो वैसे तो नरेंद्र मोदी ये पूरा आरएसएस की उपज है। आरएसएस में ये पले बढ़े और उसी विचारधारा में ये पूरे डूबे हुए हैं। जो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा आरएसएस रखता है
उसी में ट्रेन होकर ये प्रचारक बने थे। और मैं आपको याद दिला दूं कि गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के पहले वो आरएसएस की तरफ से एक ऑर्गेनाइजर थे, संगठन मंत्री थे, जो आरएसएस हर राज्य में डिप्यूट करता है बीजेपी पर एक नियंत्रण रखने के लिए। और मोदी जी ने ये बात बार बार कही है कि वो उनका जो एजेंडा है वही एजेंडा है जो हिंदू राष्ट्र का आरएसएस का एजेंडा है, उसी में ये उनके खून में बहता है। अब समस्या कहाँ चालू हुई? समस्या चालू हुई अपने दूसरे टर्म में मोदी जी का जो काम करने का तरीका था उसमें थोड़ा थोड़ा अहंकार दिखने लग गया। अब ये थोड़ा था या ज्यादा था, किस मात्रा में था, ये एक सोचने की बात है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बाद में कहना शुरू किया कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी मैं तो डायरेक्टली ऊपर से भेजा गया हूँ भगवान के द्वारा एक महान कार्य करने के लिए। इसमें बहुत उनका एक जो ईगो बहुत प्रतिबिंबित हो रहा था। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए मोहन भागवत ने खुद कहा, कई लोग खुद को पहले देवता समझते हैं, फिर खुद को भगवान मानने लगते हैं। और ऐसे ही आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने भी बात कही थी कि भाई कि किसी व्यक्ति के लिए इतना अहंकार ठीक नहीं होता। तो ये बात स्पष्ट है कि एक तरफ से आरएसएस का ये, क्योंकि बीजेपी है तो आरएसएस का पुत्र, पर फिर भी उसमें एक ऑटोनॉमी है, जिसके चलते मोदी ने अपना एक ऑटोनॉमी के चलते, अहंकार के चलते, उनकी जो तानाशाही की प्रवृत्ति है उसके चलते एक प्रकार का काम करना चालू किया। इसी बीच अगर आपको याद होगा तो 2024 के चुनाव के पहले जेपी नड्डा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी सक्षम हो गया है और उसको आरएसएस के सहारे की मदद की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जनरली तो होता ये है कि ज्यादातर चुनावों में, खास तौर से 1984 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सभी चुनावों में आरएसएस के सभी संगठन बीजेपी की चुनावी जीत के लिए काम करते हैं। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि 2024 में आरएसएस के संगठन इतने सक्रिय नहीं रहे, इसीलिए उनका जो 400 पार का नारा था वो पूरा नहीं हो पाया। तो एक तो ये उनको पता था कि आरएसएस का जो मुख्यालय है वो मोदी जी की तरफ एक प्रकार से कई नाराजगियां रखता है कि एक तो वो कभी आरएसएस के मोहन भागवत जी से कभी औपचारिक रूप से मिले होंगे राम मंदिर के उद्घाटन के समय, एक आध मौके और पे मिले होंगे, पर उनकी जो अंतरंगी बातचीत है उसके बारे में कोई खबर सुनने में नहीं आई। संगठन के रूप में आरएसएस तो पितृ संगठन है और बीजेपी उनका पुत्र संगठन है, ऐसा कहा जा सकता है। और उनमें एक श्रम का विभाजन भी है। आरएसएस किस प्रकार से जमीन तैयार करता है, स्वयंसेवक तैयार करता है, प्रचारक तैयार करता है। और अभी तो एक लेट बात मैं सब साथियों को बताना चाहता हूँ कि अभी भागवत जी का जो एक बयान आया था वो कि भाई देश में 1 लाख शाखाएं बनानी है। और पिछले 10 साल में जब बीजेपी का शासन रहा है, आरएसएस की शाखाएं बहुत बड़ी हैं, आरएसएस का काम बहुत बड़ा है। और इसके बाद वो योजना बना रहे हैं कि हमारी शाखाएं तो चलती हैं, अब हमको कम्युनिटी के अंदर भी गुट बनाने की जरूरत है। तो उनकी एक महत्वाकांक्षा है हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने की, ये एक बात है। और दूसरे मोदी की महत्वाकांक्षा जो है कि वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल, भगवान का रूप इस प्रकार से जो करते हैं, ये आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। आरएसएस किसी भी व्यक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता, ये बात उनकी काफी स्पष्ट है। और तीसरी बात जो अभी आ गई, ये एक लेवल की बात हो गई। दूसरे लेवल की बात अभी आ गई है कि ये सितंबर में मोदी जी को 75 साल पूरे होने वाले हैं। और जब मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी 75 साल के हो गए थे और वो भी पदों पर थे, तो इन्होंने ये कानून निकाला था कि जो 75 साल का हो गया उसको रिटायरमेंट होना चाहिए और उसको मार्गदर्शक मंडल में ढकेल दिया जाना चाहिए। तो मार्गदर्शक मंडल में बाजू में खड़े रह के वो देख सकते हैं कि बीजेपी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और उसमें खास तौर से आडवाणी जी का जिस प्रकार से अपमान हुआ वो तो सब लोग जानते ही होंगे। तो मेरे ख्याल से अभी उनके जाने के 2 उद्देश्य थे। एक तो आरएसएस को रीअश्योर करना कि आपको जो हिंदू राष्ट्र चाहिए उसको लाने के लिए सरकार में मैं ही सबसे बेहतर हूँ। और पिछले जो उनका अहंकार की बात थी, नॉन बायोलॉजिकल की बात थी, उस पर थोड़ा सा वो पर्दा भी डालना चाहते थे।
और तीसरी तरफ से वो 75 साल के बाद भी वही प्रधानमंत्री बने रहे, इस पर भी वो एक आरएसएस से आश्वासन लेना चाहते होंगे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। और उनको कुछ उन्होंने वादे भी किए होंगे, उसके बारे में तो हम नहीं जानते, क्योंकि अभी एजुकेशन पॉलिसी हो या दूसरी पॉलिसीज हो, वो आरएसएस की भट्टियों से जो निकल के आती है उसी को पूरे देश पर लादा जा रहा है। तो उसके बारे में तो खैर बीजेपी की भी वही राय है जो आरएसएस की राय है, और वो आरएसएस को पूरा रिएश्योर कर सकते हैं कि आपका पूरा एजेंडा जो है आर्टिकल 370 के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी हम आगे जा रहे हैं, राम मंदिर के बारे में भी आगे हमने राम मंदिर भी बनाया, और दूसरे मंदिरों के इश्यू, दूसरी मस्जिदों को के बारे में भी हम उनको मुद्दे में ला रहे हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी जो नागपुर गए उसके पीछे दो निहितार्थ होंगे। एक तो उनके बीच में जो एक स्वयं ईगो का बहुत भरमार हो गई थी, उससे थोड़ा ध्यान हटाना, और दूसरी तरफ से 75 साल के बाद उनको रिटायर न किया जाए उस आधार पे, ये बात करना चाहिए। और उसका प्रभाव भी दिख गया। प्रभाव क्या दिखा? उनकी नागपुर की विजिट के तुरंत बाद जो आरएसएस के बहुत करीबी हैं, देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि मोदी जी जब तक हैं वो 2019 में भी 2029 में भी हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने रहेंगे। ये मेरे ख्याल से दो उनके मुख्य कारण हैं जिसके कारण उनको संघम शरणम गच्छामि करना पड़ा। धन्यवाद। जानना चाहता हूँ तिवारी जी से, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वास्तव में मोदी जी का और योगी जी का ये क्या मसला है, मतलब इसमें कितनी प्रतिद्वंदिता है, कितना कॉम्पिटिशन है, कितनी संभावनाएं हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब यूपी के अंदर पर्सपेक्टिव क्या है? यूपी जो है वहां पर जब चुनाव होगा 27 के अंदर, तो उस चुनाव के अंदर योगी जी चलेंगे या मोदी जी चलेंगे? मतलब अभी तो मामला अध्यक्ष का भी तय होना है, तो ये सब बात बहुत महत्वपूर्ण है। और योगी जी को जो है वो एक तरीके से माइनस करके बीजेपी या संघ आगे नहीं बढ़ सकता, ये भी एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। तो आपको इस सब पे क्या लगता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस पर चर्चा करने से पहले या उसके साथ साथ हमें बात करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या चीज़ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आदर्शवादी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो उसके काम करने का तरीका है कि वो सीधे सीधे किसी भी राजनीति में या किसी भी काम में वो सीधे एंगेज नहीं होता है। उसके स्वयंसेवक होते हैं, और जिसको कहा जाता है कि हमारे यहाँ एक जानवर होता है गोजर, उसके 1000 पैर होते हैं, सैकड़ों पैर होते हैं। तो ये संगठन कुछ वैसा ही है। अगर 10-5 पैर अगर इसके कट भी जाएं या उसका अंग भी अगर थोड़ा बहुत कट जाए तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो अपनी इमेज बना करके रखता है। उसकी इमेज सार्वभौम इमेज है, सारे राजनीतिक दलों से, सारे वैचारिकी से वो अपना तालमेल बिठा के रखता है, लेकिन वो अपना लक्ष्य उसका निश्चित है कि उसका लक्ष्य कहाँ है, क्या है, कैसे है। तो पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संबंध तो सबसे रखता है, सारे विचारों से रखता है, सारे लोगों से रखता है, लेकिन वो वरीयता देता है अपने स्वयंसेवक को, और नरेंद्र मोदी उसके स्वयंसेवक हैं। और ये जो जोगी जी हैं वो उसके स्वयंसेवक नहीं है। जो जोगी जी का संगठन उसका साथी नहीं है, वो जो उसका मात्र संगठन है आरएसएस, जो उसके साथ करीब 250-300 संगठन है, उसमें योगी का संगठन नहीं आता है। योगी का जुड़ाव उसके साथ केवल और केवल सौदेबाजी के तहत हुआ है, और उनका पूरा का पूरा संगठन अपने आप को सौदेबाजी के तहत वो उसके साथ आए हैं। तो एक तरीके से रणनीतिक साथी हैं उसके जोगी उसके स्वाभाविक साथी नहीं है। और रणनीतिक साथी में आप जानते हैं कि रणनीति में आदमी तरह तरह का आगे पीछे ऊपर नीचे सब देखता है, किससे लाभ हानि अपना तराजू पर तौलता है। तो जोगी जी मात्र उसके तराजू पर बैठे हुए एक बटखरा है, उससे ज्यादा नहीं है। और चाहे मोदी हो, चाहे जितने भी लोग हों, अब आप जो उनके संघ के लोग हैं, संघ अपने कार्यकर्ताओं में अपना किसी का आकलन करता है, कोई छोटा है अपना, कोई बड़ा है
किसकी क्या क्षमता है, उस हिसाब से वो उसको काम निर्धारित करता रहता है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी भी उसका केवल वैसा ही संगठन है जैसा विश्व हिंदू परिषद है, जैसा विद्यार्थी परिषद है, जैसा ये मजदूर संघ है। हाँ, ये चूंकि उसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जाहिर सी बात है कि उसके पास सत्ता के करीब है, सत्ता का निर्धारण भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी या उसके जितने भी जनसंगठन है, उसके जनसंगठन आरएसएस से खुराक तो लेते हैं, उससे उनका नाभि का संबंध है, उससे जुड़े रहते हैं, लेकिन आरएसएस खुल करके उनके हर काम को मैंने ये उनके सारे संगठन अपने विस्तार के लिए अपने तरीके से काम भी करते हैं। बिल्कुल उनके संगठन उसी तरीके से जैसे और राजनीतिक दलों के अपने जन संगठन है। तो उसमें एक चीज यह भी है कि हमने कि अब हमको जरूरत नहीं है, अब तो हम तो जिस तरीके से गायें होती हैं या और लोग होते हैं या बच्चा होता है, जब होता है तो माँ उसको चाट के दूध पिला के उस तरीके से उसको पुष्टिवर्धन करती है, बड़ी करती है, और बड़ा हो जाने के बाद बच्चा अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। तो नड्डा का भी वही कहना था कि अब हम मजबूत हो गए हैं, हम आरएसएस से अलग हटके भी हमारा अस्तित्व है, और आरएसएस तो हमारा संगठन है ही है। तो वाले वो लोग जितना अपना चाहे जो उसका अर्थ निकाल ले, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या अपना जगत प्रसाद नड्डा भी उसके वैसे ही कार्यकर्ता हैं जैसे मोदी हैं। जगत प्रसाद नड्डा और योगी में या जितने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं उसमें और योगी में जमीन आसमान का अंतर है। योगी उनके लिए बिल्कुल वैसे ही है, ये जैसे नीतीश जी हैं, जैसे ये जयंत चौधरी हैं, ये जैसे नायडू हैं, या आपने जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी आरएसएस के उसमें उसके स्वयंसेवक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चुनिंदा लोग ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये संघ के कार्यकर्ता हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर कार्यकर्ता भी बराबर स्तर का नहीं होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी वो कैटेगरी बची हुई है कि किसका कहां कितना क्या उपयोग करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने अंदर से कार्यकर्ताओं को लेकर के विभिन्न संगठनों में भेजता है। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्यकर्ताओं को डिप्यूट करता है। तो उसी तरीके से, तो उस तरीके से डिप्यूट किए हुए कार्यकर्ता ये जोगी जी नहीं है। जोगी जी वहां से नाराज होकर के निकल सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन मोदी वहां से नाराज होकर निकल के भागेगा नहीं, क्योंकि वे कार्यकर्ता हैं, उनके ट्रेंड कार्यकर्ता हैं, और उनके यहाँ जो पूरा लेयर बनता है नीचे से, बचपन से उसको पाल पोस करके अपने कार्यकर्ताओं को ऊपर तक ले जाते हैं। और जो उनका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है वो मर जाएगा, जान दे देगा, जान ले लेगा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नीतियों से अलग हट करके वो काम नहीं करता है। तो जोगी जी का तो कोई इसमें तुलना ही नहीं है अपना मोदी जी से। हाँ, यहाँ पर भी अब उनके जितने कार्यकर्ता लोग हैं, अब उसमें कौन ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, कौन ज्यादा त्यागी कार्यकर्ता है, कौन ज्यादा समर्पित कार्यकर्ता है, वो बात तो अलग है। हाँ, अब उसमें समर्पण से ही खाली काम नहीं चलेगा, जनता के बीच उस समर्पित कार्यकर्ता का जनता के बीच स्वीकार्यता क्या है, इस पर भी असर रखता है। तो ये कुल जोड़ हटा करके जोगी को शहीद किया जा सकता है। जोगी इनके कंपटीटर बाहर की दुनिया में अपना चाहे जो हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो आकर के एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जोगी उसी तरीके से है जैसे समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल हैं। इससे ज्यादा जोगी की वहां न तो हैसियत है और न तो औकात है। और फिर ऐसी हालत में जोगी जी कभी भी कहीं भी छिटक के जा सकते हैं। और जोगी जिस तरीके से आज की तारीख में जात विशेष को लेकर के नंगा नाच कर रहे हैं, यह आरएसएस के ढांचे में, आरएसएस के खाके में, आरएसएस के वैचारिकी में ये चीज नहीं आती है। तो इसलिए जोगी का और मोदी का, या जोगी का और शाह का, या जोगी का और जो आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता से इस माने में तुलना नहीं की जा सकती है। हाँ, रणनीतिक रूप से कब किसका कितना नहीं
एक कब तक उपयोग होता है वो बात अलग की बात है। तो इसलिए मोदी जो वहां गए हैं संघ में, तो मोदी अगर वहां न भी जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोदी का वहां जाना उनका अपना पारिवारिक, अपना सांगठनिक, अपना वैचारिक, अपने घर का मामला है। बाहर हम लोग चाहे जितना उस पर चर्चा कर लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और संगठन में प्रतिद्वंदिता तो इस स्तर तक होती है, आप देखे होंगे हिरन पांड्या भी बहुत ज्यादा ये प्रिय कार्यकर्ता था आरएसएस का, लेकिन आपस का संघर्ष था। उस संघर्ष में वो चुक गया। और गला काट प्रतियोगिता जैसे अपने कार्यकर्ताओं में भी होती है, उस तरीके की गला काट प्रतियोगिता भारतीय जनता पार्टी में भी है। उसके जितने संघ के कार्यकर्ता हैं उनके आपस में भी गला काट प्रतियोगिता है। और फल ये है कि उसी गला काट प्रतियोगिता का ही परिणाम है कि आडवाणी जैसा प्रतिबद्ध और समर्पित कार्यकर्ता तो हमारे अंदाज से कोई इनका दूसरा नहीं रहा होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या अपना आडवाणी रहे हो, तो वो लोग तो सोफिस्टिकेटेड। आरएसएस अगर वो डर रहा है मोदी से और शाह से, तो इनकी स्ट्रेटजी से डरता है, क्योंकि ये लोग मूलतः पॉलिटिकल नहीं है, ये लोग मूलतः अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। और अपराधी प्रवृत्ति से लड़ना, अपराधी प्रवृत्ति से जूझना, अपराधी प्रवृत्ति से निपटना सबके बस की बात नहीं होती है। और यही कारण है कि आरएसएस इनसे डरा हुआ है। और उसके साथ अपराधी प्रवृत्ति के साथ साथ क्या है, आज की तारीख में आरएसएस एक आर्थिक साम्राज्य भी स्थापित कर लिया है। तो जिस तरीके से और दलों के लोग डर रहे हैं इनसे, उसी तरीके से कहीं न कहीं से सहमा हुआ आरएसएस भी है। क्योंकि एक बार अगर आर्थिक चस्का लग जाता है और सत्ता सुख का चस्का लग जाता है, तो कोई भी आदमी उसको छोड़ना नहीं चाहता है। यही कारण है कि मोदी और शाह, या मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जब बनाया गया था, उस समय भी यही कारण था कि उनको जो सो नहीं ये प्रधानमंत्री का वो कैंडिडेट बनाया गया था, क्योंकि साधन के मामले में मोदी को ही सारे कारपोरेट लोग मदद किए थे। और फल ये हुआ कि मोदी को अपना सामने रखा गया। और मोदी को अगर नेतृत्व से हटाते हैं तो यह संकट केवल आरएसएस का नहीं होगा, यह संकट केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। मोदी आज की तारीख में दुनिया के पैमाने पर या कारपोरेट जगत में या आर्थिक साम्राज्य में इतने उसके गहरी पैठ हो गई है कि मोदी के हटने का मतलब है कि एक बार यह पूरा का पूरा व्यवस्था चरमरा के ढह जाएगा, जिसको संभालना आरएसएस के लिए मुश्किल होगा। लाठी के मूठ पर उसको नहीं संभाला जाता है। सत्ता संभालने के लिए आर्थिक साम्राज्य चाहिए और तरह तरह की चीजें होती हैं, उसमें आज उस तरीके से कोई दूसरा मैनेज करने वाला नहीं है। और मोदी को भी जिस तरीके से अमित शाह मैनेज करता है उसके पीछे बैठ करके, ऐसा दूसरा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है और मोदी के पास तो कतई नहीं है। इसलिए यह जो जोड़ी है, यह जोड़ी बार बार तोड़ने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, आरएसएस के अंदर भी, कि इस जोड़ी को किस तरीके से तोड़ा जाए। क्योंकि आरएसएस का जो मोटो है, आरएसएस का मोटो जाहिर सी बात है कि आदर्शवादी है। उसके यहाँ व्यक्ति कोई माने नहीं रखता है, उसके यहाँ विचार माने रखता है, उसका सपना माने रखता है। और उसको उसके सपना को पूरा करने के लिए मोदी और शाह की जोड़ी जब तक काम कर रही है तब तक काम कर रही है। लेकिन आरएसएस ये किसी को भगवान का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। आरएसएस किसी भी व्यक्ति को संगठन से ऊपर उठा देने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है, यही द्वंद्व वहां मचा हुआ है कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए या इनको कैसे साइडलाइन किया जाए। उसके लिए जब तक कोई दूसरा नेतृत्व तैयार नहीं हो जाता है, कैरेक्टर तैयार नहीं हो जाता है, उस स्तर का कैरेक्टर नहीं तैयार हो जाता है, तब तक इनको कैसे हटाया जाए। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये हटेंगे तो ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे। जिस तरीके से और राजनीतिक दलों के लोग डर रहे हैं, शायद उससे ज्यादा आरएसएस के अंदर आरएसएस के ये लोग भी उनसे डर रहे हैं। तो हम तो के लिए अरुण खोटे जी, आपने देखा था उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय को किस तरीके से रास्ते से हटा दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय भी तो उनका सबसे प्रिय था और हमको लग रहा है कि आरएसएस के अंदर भी दीनदयाल उपाध्याय से, लेकिन ये आपस के संघर्ष चलते हैं, आपस में भी ओवरटेक करने के का अपना मामला चलता है। तो गडकरी को नहीं लिया गया, गडकरी उनके प्रिय हैं, वो करते हैं, ऐसा कोई नहीं रहता है। आरएसएस के सामने व्यक्ति रहता ही नहीं है,
उसको तो यह है कि उसके वैचारिकी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और शायद यही बताने के लिए मोदी जी वहां गए थे, और अपने कामों से उन्होंने साबित किया है कि जिस तरीके से आरएसएस को पुख्ता किया है मोदी जी ने, उस तरीके से दूसरा कोई आदमी नहीं कर सकता है। और आने वाले दिनों में भी हम ही हैं ऐसे जो कि आरएसएस की धारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का आपकी टिप्पणी खोटे जी, कि आखिर मोदी को वहां से कुछ मिला होगा अभयदान, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये अभयदान की बात नहीं है। हमें समझना होगा कि आरएसएस एक बहुत बड़े एजेंडे को लेकर चल रहा है, और वो अलग अलग समय में अलग अलग फेज पे अपनी जरूरत के हिसाब से नए नए लोगों को प्रमोट करता है या अपने साथ लेकर के लीडरशिप में लेके आता है। आपने दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र किया, आपने अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र आया, तो देखिए ये दोनों ही लोग कुल मिला करके, इनका दीनदयाल उपाध्याय का तो बहुत स्पष्ट था कि बीजेपी उस समय जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ एक स्वतंत्र संगठन है और ये एक राजनीतिक संगठन है, ये अपनी दिशा, अपनी रणनीति, अपनी दिशा जो है खुद तय करेगा। ये जो पोजीशन थी एक बड़े लेवल में जाकर के एक तनाव पैदा की, और उसके बाद जो कुछ हुआ लोगों ने जाना। अटल बिहारी वाजपेयी भी कामोवेश इसी दिशा को लेकर के चलते थे, हालांकि वो कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए, ये एक सच्चाई है। अगर जेपी नड्डा ने जो बात कही 2024 के चुनाव के समय में, तो बेसिकली ये परिस्थिति को क्वाइन करने या लिटमस टेस्ट करने जैसा था कि ऐसा करके देखे और इसका रिएक्शन क्या होता है। दरअसल आप बीजेपी की लीडरशिप में जो भी लोग अभी हैं, या राजनीति में भी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनकी राजनीति सत्ता केंद्रित है, जबकि आरएसएस सत्ता तक सीमित नहीं है। इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे मोदी जी कितने ताकतवर हो, आरएसएस अगर चाह लेगा तो वो उन्हें बदल देगा। जहां तक योगी जी का सवाल है, तो देखिए योगी जी जो हैं, वो जो हार्डकोर एक कहना चाहिए वर्चस्ववादी जो उनका हिंदुत्व है, जो बहुत हिंसात्मक भी है, वो वहीं तक है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि योगी जी 2 टर्म पूरे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी बीजेपी या आरएसएस के अंदर अपना एक कोई बड़ा समर्थन ग्रुप नहीं तैयार कर पाए। यदि आप बीजेपी के अंदर देखें तो योगी जी का अपना कोई बड़ा समर्थक ग्रुप नहीं है। सामने से देखने में सब योगी जी जरूर करते हैं, लेकिन योगी जी का वास्तव में एक ऐसा बड़ा ग्रुप नहीं है उनके साथ जो किसी भी तरह उनके साथ ताल ठोक करके खड़ा हो जाए। अरुण जी, हम आपको जरा विराम देंगे, हमारा समय भी आपका चलिए अगली बार बात करेंगे, समय हो गया आपका। ठीक है ठीक है ठीक है, सभी को धन्यवाद। योगी जी हिंदुत्व के है ही नहीं है। योगी जी के मठ की स्थापना हिंदू धर्म के विनाश के लिए हुआ है, तो इसलिए योगी के ये जो हिंदुत्व दर्शन है वो कहीं ना कहीं से आरएसएस के उस विचारकी को नहीं वो पुख्ता करता है। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा और लोगों का है, बल्कि आरएसएस को कांग्रेस ज्यादा सूट करती है। और आरएसएस आज की तारीख में ज्यादा चिंतित इसलिए भी है कि राहुल गांधी जिस तरीके से सीधा अटैक कर रहे हैं आरएसएस के ऊपर, इससे आरएसएस भयभीत है, आतंकित है। इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि